आज हम लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा से प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें आएगा प्राचीन काल, मध्यकालीन शिक्षा, आधुनिक शिक्षा। प्राचीन भारत के मनीषी इस तथ्य से भली भांति अवगत थे कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। यही व्यक्ति के बहुमुखी उन्नयन की नींव है, समाज की उन्नति का आधारभूत तत्व है। इसलिए उन्होंने शिक्षा के ऐसी प्रणाली का प्रतिपादन किया जिससे न केवल वैदिक साहित्य का संरक्षण हुआ, बल्कि ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक विचारकों का भी प्रभाव हुआ। भारतीय शिक्षा का बीजारोपण सुदूर अतीत में आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ था। शिक्षा का व्यवस्थित स्वरूप वैदिक काल के प्रारंभ में हुआ। इस वैदिक कालीन शिक्षा के ब्राह्मणी शिक्षा का कुछ ने हिंदू शिक्षा की संज्ञा दी है। प्राचीन शिक्षा आध्यात्मिक तथा धार्मिक थी। इस काल में धर्म और धार्मिक क्रियाएं शिक्षा का आधार थी। उस समय जीवन हमें धर्म से प्रमाणित था तथा धर्म व शिक्षा दोनों का ही उद्देश्य था जीवन को पवित्र तथा उत्तम बनाना। उस धर्म व शिक्षा दोनों का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति था। धर्म व शिक्षा दोनों ही साधना के मार्ग थे। प्राचीन भारत की शिक्षा एकांकी नहीं थी, बल्कि वह सारे जीवन को स्पष्ट करती थी। शिक्षा उस समय परिमाण थी, शिक्षा उस समय गरिमामय थी। भारतीय शिक्षा के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया जा सकता है। प्राचीन काल व वैदिक काल, मध्य युग या बौद्ध काल, मुस्लिम काल। तीसरा है ब्रिटिश काल। चौथा है स्वतंत्र भारत में अनिवार्य शिक्षा। पहला है प्राचीन कालीन या वैदिक कालीन शिक्षा। प्राचीन कालीन या वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, जैसे विद्या, ज्ञान, बोध, विनय। डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य है कि व्यक्ति को सभ्य व उन्नत बनाना। इस दृष्टि से शिक्षा
शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सीमित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय उस औपचारिक शिक्षा से है जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व छात्र के रूप में गुरु से प्राप्त होती है। प्राचीन युग में शिक्षा को न तो पुस्तकीय ज्ञान का पर्यायवाची माना गया है, न ही जीवोपार्जन का साधन। इसके विपरीत शिक्षा को ऐसा प्रकाश माना गया है जो व्यक्ति को अपना सर्वांगीण विकास करने में, मोक्ष प्राप्ति में सहायता करती है। वैदिक काल में भारत की राजनीतिक व सामाजिक स्थिति सुदृढ़ थी, प्रजा सुखी थी, छोटे छोटे राज्य थे, परंतु उस समय शिक्षण संस्थाएं स्वतंत्र थी। उस समय शिक्षा के माध्यम से जीवन में अच्छे गुणों का समावेश करने का प्रयत्न किया जाता है। राज्य व्यवस्था तथा शिक्षा दोनों गुरुओं में मार्गदर्शन से चलती थी। शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व। प्राचीन काल में शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता था। इसका प्रमाण यह है कि शिक्षा को प्रकाश का स्रोत मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था। उस युग में भारतीयों का विचार था कि शिक्षा का प्रकाश व्यक्ति के सारे अंतर्द्वंद्वों व मुश्किलों का विचार निवारण करता था। शिक्षा से प्राप्त अंतर्दृष्टि व्यक्ति की बुद्धि, विवेक व कुशलता में वृद्धि करती है। शिक्षा उसे जीवन के वास्तविक सत्य को समझने में मदद करती है व उसे मोक्ष प्राप्त करने में सहायता देती है। भारतीय मनीषियों ने यह विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षा कामधेनु या कल्पतरु के समान व्यक्ति की सब मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। डॉक्टर ए.एस. अल्तेकर के शब्दों में शिक्षा को प्रकाश का व शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता है जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का निरंतर एवं सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है, उसे उत्कृष्ट बनाती है। अगला पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श। शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श। शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों एवं आदर्शों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश, सामाजिक कुशलता की
उन्नत व राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। उद्देश्य निम्न प्रकार के हैं। पहला है ज्ञान व अनुभव पर बल। दूसरा चित्त वृत्तियों का निरोध। अगला है ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का सम्मिलन। अगला पॉइंट चरित्र का निर्माण। अगला पॉइंट व्यक्तित्व का विकास, नागरिकता व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश, सामाजिक कुशलता की उन्नति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। अगला पॉइंट है ज्ञान व अनुभव व बल। ज्ञान व अनुभव पर बल। ज्ञान व अनुभव पर बल। डॉक्टर आर.के. मुखर्जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं या था, बल्कि ज्ञान व अनुभव को आत्मसात करना था। अगला पॉइंट है चित्त वृत्तियों का निरोध। चित्त वृत्तियों का निरोध। दूसरा उस समय शरीर की अपेक्षा आत्मा को अधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। अतः चित्त वृत्तियों का दमन करके यानी मन पर नियंत्रण करके ही आत्मा का उत्थान संभव है। अगला पॉइंट है ईश्वर भक्ति। ईश्वर भक्ति। तीसरा उद्देश्य छात्रों में ईश्वर भक्ति व धार्मिकता की भावना का समावेश करना था। उस समय उसी शिक्षा को साधन माना जाता था। साविद्या मुक्ति अर्थात शिक्षा द्वारा ही मुक्ति संभव है। ऐसा माना जाता था व्यक्ति को मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब वह ईश्वर भक्ति व धार्मिकता की भावना से सराध हो। अगला पॉइंट है चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण। उस समय व्यक्ति को उसके ज्ञान व पंडित से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। मनुस्मृति में लिखा है कि केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला चरित्रवान ब्राह्मण संपूर्ण वेदों से के ज्ञाता पर चरित्रहीन विद्वान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अगला पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास। पांचवा उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना था। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए
सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना पालन की भावना का समावेश पॉइंट है नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश। छठवां उद्देश्य छात्रों में नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने की भावना का समावेश करना था। प्रत्येक व्यक्ति को गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के समय अपने सभी कर्तव्य भी पूरे करने होते थे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें गुरु द्वारा उपदेश दिए जाते थे, जैसे अतिथियों का सत्कार करना, दीन दुखियों की सहायता करना, वैदिक साहित्य की निःशुल्क शिक्षा देना, परोपकार की भावना रखना तथा अपने सभी रिश्तों के प्रति कर्तव्य पालन करना। अगला पॉइंट है सामाजिक कुशलता की उन्नति। सामाजिक कुशलता की उन्नति। सातवां उद्देश्य बालकों में व्यवहारिक कुशलता की भावना का विकास करना था, जिससे वह आसानी से जीविकोपार्जन करके सुखी जीवन जी सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों को उनकी जात व रुचि के अनुसार किसी उद्योग या व्यवसाय की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। अगला पॉइंट राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार यह अंतिम उद्देश्य था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक पिता अपने पुत्र को अपने व्यवसाय में दक्ष बनाता था। इन कार्यों से पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी राष्ट्रीय संस्कृति का हस्तांतरण तो होता ही था, साथ ही संस्कृति का प्रचार प्रसार भी होता। इस प्रकार प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की सांसारिक व आध्यात्मिक सभी प्रकार की आवश्यकताओं को रद्द किया जाता है। आगे आप लोगों को एक प्रश्न दिया जा रहा है, जिसका उत्तर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से देना होगा। भारत में वैदिक काल में वैदिक काल
में प्रचलित शिक्षा की विवेचना कीजिए। वर्तमान काल में प्रचलित शिक्षा की विवेचना कीजिए। शिक्षा, प्रचलित शिक्षा की